डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर डिग्री, सबसे इजी लगता होगा बच्चों को, लेकिन अभी इसमें मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं ना कि आपको मजा आ जाएगा और हिल जाओगे कि सर ऐसा भी होता है इसमें। अभी देखो सीखते हैं। डिग्री पूछी है इसमें, ऑर्डर भी बता दो। चलो डिग्री ऑर्डर पूछा नहीं है, ऑर्डर बता दो। चलो मैं पूछ लेता हूँ ऑर्डर आपसे कि ऑर्डर बता दो, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है कि जितनी बार हमने डेरिवेटिव किया है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो देखने में तो लग रहा है 2 होगा। ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगी बताओ। अब डिग्री भी बच्चे ढूंढेंगे, अच्छा इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 हो सकती है, बट नहीं, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, ध्यान से देख लेना। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बन रहा, मतलब ये जब लॉग के साथ यहां पर dy अपॉन dx या d2y अपॉन dx बनता है तो वो चीज डिफाइंड नहीं होती है। ये एक करेक्ट पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो इस वजह से इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ऑर्डर डिफाइंड होता है बट डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तो इसमें डिग्री पूछी थी तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। इसमें आ जाओ, ये तो इजी है। ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ। ऑर्डर देखने में तो लग रहा है 3 है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हाँ 3 है। और डिग्री क्या होती है, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसमें जो पावर होती है सबसे बड़ी वाली पावर, वो देखते हैं। अच्छा इसमें तो d3y अपॉन dx क्यूब एक ही बार आ रहा है तो इसकी पावर 2 है तो डिग्री 2 होगी, तो 3,2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आते जरूर है भाई साहब एग्जाम में, ये देख लो आते जरूर है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। अभी और क्वेश्चन लेके आने वाला हूं ऐसा ही मजेदार सा, ये देखो ये क्वेश्चन मजेदार सा क्वेश्चन है। अब इसमें बताओ खुद से, क्वेश्चन पढ़ लो, वीडियो को पॉज करो, अगर हिम्मत है ना तो वीडियो को पॉज करो और बताओ इसमें ऑर्डर और डिग्री क्या हो सकती है, ठीक है ना। और फिर देखना कि क्या हमने सही किया है, तब आपको पता लग जाएगा कि ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं क्या। चलो कर लिया क्वेश्चन पॉज करके या अभी नहीं किया, या देख रहे हो वीडियो अभी भी। द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय दिस y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स क्यूब वेयर ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यानी कि मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए। अब मैं यहां पर करूंगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करा तो यहां से ए बचेगा बस। ये तो मेरा कांस्टेंट है, 0 हो गया, ठीक है ना। ये भी कांस्टेंट था बट वेरिएबल के साथ है, तो इसका मतलब यहां पर मैंने क्या किया कि ए को बाहर निकाला और एक्स का डेरिवेटिव किया तो 1 आ गया, ये आ गया। अब ये मैं ए की वैल्यू दोबारा उसमें पुट कर रहा हूं, तो y ए की वैल्यू dy अपॉन dx, उसके साथ x मल्टीप्लाई में, और यहां पर भी dy अपॉन dx उस पूरे की पावर 3। अब बताओ चकमा खा गए ना। ऑर्डर तो बता दिया होगा आपने, क्योंकि ऑर्डर आपने इस वजह से बता दिया होगा क्योंकि आपको अगर ढंग से पढ़ा है आपने तो यहां पर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसका मतलब हमें एक ही बार डेरिवेटिव करना है। तो ऑर्डर तो आपको पता चल गया होगा कि 1 है। डिग्री में होगे कंफ्यूज, डिग्री में कंफ्यूज हो जाओगे। डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो गई जी, होगी डिग्री 3। तो 1,3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगर आपने खुद से कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। चलें आगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर 3 है, मैंने बता दिया आपको पहले ही क्योंकि आपने भी देख लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पर हाईलाइट है, ठीक है ना। तो ठीक है, 2 क्वेश्चन है, पहले इसकी बात करते हैं अभी। ऑर्डर और डिग्री का सम बताना है इस क्वेश्चन में। अगर बता सकते हो तो मजा आ जाएगा, अगर ये वाला क्वेश्चन बता दिया आपने तो मैं कहता हूं कि मजा ही आ जाएगा। फिर तो आप चक दपट्टे कर दोगे अपना एग्जाम को। चलो ध्यान से क्वेश्चन को देखो कि यहां पर d अपॉन dx और यहां पर dy अपॉन dx इस पूरे की पावर 3। अगर मान लो कि इसको मैंने एक x वेरिएबल ले लिया होता, मान लो कि dy अपॉन dx को मैंने कुछ t मान लिया, मान लो t मान लिया मैंने, ठीक है ना, t सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने इसको, तो dy अपॉन dx t की पावर 3 होगा नहीं होगा। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 3t स्क्वायर
उसके बाद चेन रूल से इसका भी डेरिवेटिव होगा dt बाई dx। बताओ ये काम करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा। अब दोबारा से t को डाल दो, वही जो सब्स्टिट्यूट किया था। t की जगह पर क्या डाल देंगे? dy अपॉन dx। तो 3 dy अपॉन dx का स्क्वायर, और जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आता है। देख लो ध्यान से, अगर dy अपॉन dx का डेरिवेटिव करते हैं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ही तो आता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। होता ही नहीं होता? अब खा गए होंगे चकमा। अगर क्वेश्चन को पहले देखो तो देखने से लग रहा है कि यार ऑर्डर तो 1 होगा और डिग्री 3 होगी, ऐसे ही सोच रहे होंगे ना? यही सोच रहे होंगे कि ऑर्डर 1 है और डिग्री 3 है क्वेश्चन को देख के, बट गलत है। क्वेश्चन ये बन गया। अब बताओ इसमें कि ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बताओ क्या है? ऑर्डर तो 2 हो गया और इस पूरे की पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो गई। सम पूछा है दोनों का, तो 2 + 1 3 हो गया। तभी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। खा गए ना चकमा? बस यही था इसमें कॉन्सेप्ट समझने वाला। ठीक है ना? मैंने इसको समझाने के लिए dy अपॉन dx को अलग से एक वेरिएबल मान लिया t, फिर दोबारा से मैंने सब्स्टिट्यूट करा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि यहां पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है। इसमें देखने में तो लग रहा था कि एक ही बार डेरिवेटिव है, कंफ्यूजन हो जाती है इस क्वेश्चन में। तभी ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन लगता है मुझे। अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ऑर्डर और डिग्री बतानी है। ठीक है ना? ऑर्डर और डिग्री बतानी है, तो यहां से क्या करोगे? 1 + 3 dy अपॉन dx, इस पूरे की पावर गिवन है 2/3। अगर मैं यहां पर पावर को 2 × 1/3 लिख दूं तो कोई गलत बात है क्या? नहीं। इक्वल टू में 4 d3y अपॉन में dx3। ठीक है जी, इतनी बात। ये 1/3 उधर जाके पावर में 3 बन जाता है, पता होगा ये वाली बात। तो यहां से 1 + 3 dy अपॉन dx की पावर 2 बचा खाली। ये 1/3 जब उधर चला गया तो ये बन गया 64 और d3y अपॉन dx³ की पावर 3। ठीक है ना? क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। जब 1/3 वहां जाएगा उसकी पावर में, तो इस पूरे की पावर 3 हो जाएगी। तो इसकी भी पावर 3 होगी, इसकी भी पावर 3 होगी। जब आपने क्वेश्चन पहली बार देखा होगा तो आपको तो लग रहा होगा कि अरे ये तो आता है हमें, इसकी तो हमें दिख रही है ऑर्डर 3 हो गया और इस पूरे की पावर तो 1 लग रही है, तो डिग्री 1 हो गई। तो आप क्या करोगे? 3, 1 लगा के आ जाओगे बी ऑप्शन में, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि बच्चे ये गलती करते हैं, तभी उन्होंने ऑप्शन में 3, 1 भी डाला हुआ है। बट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसकी ऑर्डर जो आ जाएगा इसका, वो 3 आएगा। वो तो हमें दिख ही रहा है, बट इसमें डिग्री इंपॉर्टेंट थी कि डिग्री भी इसकी 3 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो गलती कहां होती है? बस यही होती है कि आप यहां पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? मतलब एकदम दिमाग में नहीं आएगा आपके कैसे करना है। बट अब मैंने बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। अब फोड़ के आओगे, अब एग्जाम में अगर आ गया तो। चलो जी, अब ये क्वेश्चन देखो, बड़े जोरदार क्वेश्चन है। देखने में लग रहे हैं कि छोटे से क्वेश्चन है, बट घुमा देंगे आपको, गलती करके आ जाओगे एग्जाम में एमसीक्यू में। जब द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इन द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर का मतलब हो गया कि हमने 4 बार डेरिवेटिव किया है, 4 बार डेरिवेटिव किया है, तो उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट से। ठीक है जी? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो यार, उनका भी भला हो जाए कुछ। अकेले अकेले मजे लेते रहते हो वीडियोस के, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखते रहते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर तो करते नहीं हो आप लोग। वैसे कहते रहते हो कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, बेस्ट टीचर, ये और वो बोलते रहते हो कमेंट्स में, बट शेयर करते नहीं हो आप लोग, है ना? जो जो बच्चे शेयर करते हैं वो भी कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हम आपको शेयर करते हैं, हमें अच्छा लगता है आपका कंटेंट, हम सपोर्ट करते हैं आपको। बोलो ये सब कमेंट में और शेयर करो साथ में। चलो, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जब हमें पता है कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है तो एक बार डेरिवेटिव करते हैं, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेटिव करके उसको रिमूव करते हैं, 3 बार है तो 3 बार, 4 बार है तो 4 बार, खत्म कहानी। तो यहां पर अगर फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका मतलब उसके अंदर 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे।
ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, कोई सॉल्व ही नहीं करना। इस क्वेश्चन में आ जाओ, इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करेंगे। जर्नल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस है। जर्नल सॉल्यूशन में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में प्लस सी लगाते हैं कि वो प्लस सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलता है कि ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अरे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो क्या आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, चाहे एक बार डेरिवेटिव करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 10 बार करो, 50 बार करो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो होते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स वो जीरो होते हैं, वो जीरो होते हैं। जर्नल सॉल्यूशन में, यहां पर गलती मत करना, दोबारा से बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जर्नल सॉल्यूशन, इस वर्ड पर ध्यान दे लो, जर्नल सॉल्यूशन की अगर बात आती है तो ऑर्डर डिपेंड करता है, ऑर्डर मैटर करता है कि हमने कितनी बार डेरिवेटिव किया है, उसके हिसाब से आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही होता है हर किसी के लिए, वो डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है तो इसके लिए अलग है, और इस दूसरे वाले के लिए बिल्कुल अलग है, तो सिर्फ एक ही होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अगर यहाँ पर बोला है कि 3 बार अगर ऑर्डर डेरिवेटिव किया है तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जीरो होते हैं उसमें, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में, बस ये चीज समझानी थी मैंने। आगे चलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन यार एग्जाम में। वेरिएबल सेपरेबल है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर y, तो अब अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग, तो ये हो जाएगा आपका कितना, e की पावर माइनस y dy, e की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस y, और साथ में माइनस भी आएगा, और यहां से हो जाएगा e की पावर x प्लस सी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y इक्वल टू में c, या प्लस c करके इक्वल टू जीरो। ये जब उधर जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा, बट फिर भी हम उसको सी ही लिख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कुछ भी लिखो। e की पावर x प्लस e की पावर y कहाँ है, ए ऑप्शन है क्या, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y इक्वल टू सी, हाँ ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये भी देखो वेरिएबल सेपरेबल का केस है, जनरल सॉल्यूशन बताना है, y log y dx माइनस x dy इक्वल टू जीरो, तो यहां से x dy इक्वल टू y log y dx लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे, माइनस प्लस मतलब उधर भेज दिया उसको, तो यहां से आ जाएगा x, और या इसको ऐसे कर लो, ये आपका आ गया dy अपॉन में y log y इक्वल टू में dx बाय x, इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा कि अगर log y को आप t पुट करते हो तो 1 अपॉन y dy इक्वल टू dt आएगा, तो यहां से 1 अपॉन y dy की जगह पर dt आ जाएगा, और यहां पर 1 अपॉन log y की जगह पर आ जाएगा t, ठीक है ना। 1 अपॉन log y को t माना था तो 1 अपॉन t dt इक्वल टू में ये आ जाएगा आपका log में mod x, इसमें भी आ जाएगा आपका log में mod t प्लस सी, यहां पर लिख देते हैं प्लस सी। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log c, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ना, इसके साथ तो हम कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर t की वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा log में x, अब ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा log के साथ, तो मॉड हटा सकते हैं, ये आ गया आपका log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log a प्लस log b हो जाएगा आपका कितना, log a मल्टीप्लाई b। अब यहां से log कट गया, तो log, अच्छा ये तो y था, ये तो y था ना, t की वैल्यू तो log y थी, तो यहां से log हट गया तो सिर्फ बचा log y और मॉड में cx। अब आपको पता होगा कि ये log इधर जाके e की पावर में बन जाता है, तो y इक्वल टू e की पावर में मॉड cx,
ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। बढ़िया बात है, मजेदार क्वेश्चन था नहीं था मजेदार क्वेश्चन ये, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है ना, ऐसे ही इंटीग्रेटिंग मेथड भी एक होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड भी होता है, बट वो आपके सिलेबस से रिड्यूस है, बट सीबीएसई ने सैंपल पेपर में डाल रखा है, तो क्या करें यार, क्या करें। तो इस वजह से मैंने उसके 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं इस वाली वीडियो में, अभी आगे करवाऊंगा मैं, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना इजी है, अगर पूछा गया 1 नंबर में या 2 नंबर में तो आप करके आ सकते हो, अभी सीख लो। वैसे तो इसमें और भी बहुत कुछ होता है, बट आपसे सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पूछेगा वो आईएफ। अच्छा, दो फॉर्म होती है, ये वाली देखो, दो फॉर्म होती है, डीवाई अपॉन डीएक्स, मैं लिख देता हूं यहां पर कि डीवाई अपॉन डीएक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और एक होती है डीएक्स अपॉन में डीवाई प्लस में पी एक्स इक्वल टू में क्यू। ठीक है ना, ये आपकी दो फॉर्म होती है, बस ये दो फॉर्म आपको याद रखनी है। दोनों में से क्या अप्लाई होगी वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स कह रहा है, तो फर्स्ट वाली फॉर्म में अप्लाई कर दो, फर्स्ट वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करो, एक्स से डिवाइड कर दो पूरे को, तो ये बन जाएगा आपका माइनस में वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू में 2x² बाय एक्स, तो x से इसको कट करेंगे तो सिर्फ 2x बचेगा। फॉर्म बन गई वो वाली, देखो कंपैरिजन करो, dy अपॉन dx प्लस में पी वाई इक्वल टू में q, कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करो तो p की वैल्यू माइनस का 1/x आ रही है और q की वैल्यू 2x आ रही है। q की वैल्यू से हमें मतलब नहीं होता, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अच्छा, इस वाले के लिए क्या बन जाएगा, e की पावर में p dy, ठीक है ना, बस इतना फर्क हो जाएगा और कोई फर्क नहीं है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको छोटा सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, इसमें जो p है वो यहां से निकल के आता है, तो e की पावर माइनस में 1 अपॉन में x dx, और 1 अपॉन में x इंटीग्रेशन होता है किसका, लॉग का, तो e की पावर में माइनस में log x, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो e की पावर log x की पावर -1, ठीक है ना, e से log खत्म हो जाता है आपको पता होगा, तो x की पावर -1 यानी कि 1/x, तो 1/x इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मोस्टली क्या होता है, मोस्टली के 99.99% ही क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा लॉग ही बनता है, और ये ई से लॉग खत्म हो जाता है, नहीं बन रहा होता तो बनाने की कोशिश करनी होती है हमें, ये ई से लॉग खत्म हो जाता है, ये तो पता ही होगा आपको कि ये ई और उसके पावर में अगर लॉग है तो वो खत्म हो जाता है, बस यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई नंबर या फिर कोई साइन नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर माइनस का साइन था तो मैंने इसको ऊपर भेज दिया। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात, आ गई समझ में। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले हमें इस फॉर्म में बनाना होता है उसको, फिर उसका ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है बस। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर ही है, बट इसमें फॉर्म लगेगी आपकी कौन सी वाली, अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे एग्जाम में, याद करोगे कि सर मजा आ गया, आपने तो पढ़ा दिया था हमें पहले ही। देखो डिवाइड कर दो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर dx अपॉन dy आ रहा है ना, तो आप समझ गए होंगे दूसरी वाली फॉर्म लगेगी, 1 - y² से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया 1 - y², क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ dx अपॉन dy रखना है। ठीक है, अब देखो तो ध्यान से ये वाली फॉर्म बन रही है, कंपैरिजन करो तो p की वैल्यू आपको दिख रहा होगा क्या आ रही है, y अपॉन में 1 - y², और q की वैल्यू आ रही है ay अपॉन में 1 - y²। q की वैल्यू से हमें मतलब नहीं होता इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर में p dy हो जाएगा इस बार, ठीक है ना, p dy हो जाएगा, बस ये याद रखना। तो y अपॉन में 1 - y² dy, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगा दो, तो यानी कि यहां से y dy इक्वल टू dt बाय -2,
पुट कर दो यहाँ पर, e की पावर में y dy की जगह पर dt आ जाएगा, और ये 1/-2 तो बाहर आ गया, और अपॉन में ये t आ गया। तो e की पावर ये -1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, log में t। मैंने आपको बताया ना हमेशा log ही बनता है। अब नहीं, अभी नहीं हो सकता ये खत्म, ये माइनस का 1/2 मुझे ऊपर भेजना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये log की प्रॉपर्टी होती है। अब खत्म हो जाएगा तो t की पावर -1/2 बचेगी। t क्या था, t था मेरा 1 - y² की पावर -1/2। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 में √1 - y²। ये आपका आंसर आ गया, जोरदार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 में √1 - y²। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आ गया। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन। एक और आ जाओ, एक और आ जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है ना, अच्छे से करवाएंगे आपको प्रैक्टिस। अगर कोई जिम्मेदारी ली है हमने तो अच्छे से निभाएंगे और अच्छे से तैयारी करवाएंगे आपकी। यहाँ पर भी देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस बहुत है यार इसके, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। x log x से डिवाइड करना है हमें पूरे को, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ dy/dx रखना है। ये बन गई फॉर्म आपकी कौन सी, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। कंपेरिजन करो तो p की वैल्यू आपको दिख रही होगी 1 में x log x आ रही है, और q की वैल्यू आ रही है 2 में x। q से तो वैसे में मतलब नहीं है, पर p की वैल्यू को करते हैं बस सॉल्व। ये हो जाएगा 1 में x log x। अब इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा आपको कि x log x को, सॉरी x log x को नहीं, log x को t पुट करोगे तो ये 1 में x dx इक्वल टू dt आ जाता है। अब ध्यान से देखो तो 1 में x dx की जगह पर हमने dt लिख दिया, अपॉन में log x की जगह पर t आ गया, तो e की पावर में 1/t हो गया log t। इंटीग्रेशन करने के बाद तो e से log खत्म हो गया, बस p बचा। क्या आंसर यहीं पे छोड़ देंगे, नहीं, t की जगह पर पुट करेंगे ना वैल्यू जो मानी थी हमने, log x आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा log x। क्लियर है इतनी बात? बताओ कहानी समझ में आ गई नहीं आ गई? अब तो अच्छे से आ गई होगी, 3 क्वेश्चन करवा दिए। Which of the following differential equation has y equal to this as a general solution? तो y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, 2 बार करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्यों क्यों करना पड़ेगा 2 बार? क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसमें, c1 और c2। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ये, और यहां से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये। अब दोबारा से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें, तो यहां से करोगे तो ये आ जाएगा यही, और यहां से करोगे तो फिर ये प्लस का साइन और ये बन जाएगा। यहां से ध्यान से देखो तो आपका ये चीज क्या बन रही है, अच्छा ये तो देखो c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर x क्या बन गया, ये तो आपका वही बन गया y। तो यहां से d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ये y इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर मैच कर लो, बी ऑप्शन हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, खत्म। मैं कहता हूं मजा आ गया होगा इस वीडियो में, नहीं आया ना तो लाइक मत करना और बताओ, मजा आ गया होगा, 100% मजा आया होगा। Which of the following differential equations has y equal to x as one of its particular solution? तो y equal to x, y equal to x, आ जाओ डेरिवेटिव करो तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और जब इसका करेंगे तो आ जाएगा 1। एक बार और डेरिवेटिव कर दो, d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब dy अपॉन dx की वैल्यू 1 है, d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू 0 है, और y जो है वो x के इक्वल है। वैल्यूज रख रख के चेक कर लो, इसमें वैल्यूज रख रख के चेक कर लो। देखो ऑप्शन नंबर ए में रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 है, प्लस में अगर मैंने x को भी y मान लिया
या y को x मान लिया तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू में x, ये कट गया। अच्छा नहीं कटा तो नहीं है, ये तो प्रूफ ही नहीं हुआ ना, ये तो प्रूफ ही नहीं हुआ। 0 माइनस, अच्छा हाँ कट गया ना, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 इक्वल टू x है, तो ये तो हुआ ही नहीं, ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में आ जाओ, ऑप्शन नंबर 2 भी मुझे नहीं लग रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करो, 0 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 हो गई, प्लस में इसकी वैल्यू कितनी आ गई x, और y की जगह पर भी x लिख दो, तो ये आ गया इक्वल टू में 0 है, ये कट गया तो 0 आ गया। हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, चेक कर लो कि कोई फायदा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। ठीक है ना, मैंने पहले क्या किया, y इक्वल टू एक्स है, इसका डेरिवेटिव किया एक बार, फिर दूसरी बार डेरिवेटिव किया, फिर इनकी वैल्यूज इसमें रख के चेक करी कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात? अरे बताओ क्लियर है? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, जरूर बताओ कमेंट करके, कोई डाउट हो तो भी पूछ लो, मैं कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, सारे सब देखता हूँ, और जितना हो सकता है उतना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको आपके पास लेके आ रहा हूँ, जितना हो सकता है बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है ना, तो मेहनत कर रहे हैं हम भी, आप भी मेहनत करो, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।